चलो भाई, तो देखो अपन ने पिछली क्लास में गोल्जी बॉडी के बारे में पढ़ा था और साथ में कौन सा पढ़ा था, लाइजोसोम पढ़ा था। तो गोल्जी बॉडी के लिए हमने ये पढ़ा था कि भाई जो गोल्जी बॉडी होती है उसकी सबसे पहले ऑब्जर्व किसने करा था, कैमेलियो गोल्जी ने। कौन सी सेल के अंदर किया था, आउल की नर्व सेल के अंदर। तो जो आउल की जो नर्व सेल्स होती है उन्होंने उसके अंदर क्या करा था, स्टेनिंग करी। स्टेनिंग करने के बाद में उनको क्या मिला, न्यूक्लियस के पास में एक स्ट्रक्चर मिला, तो उन्होंने अपने नाम पे रख दिया, उसको क्या बोल दिया, गोल्जी बॉडी रख दिया। अब गोल्जी बॉडी की जब अपन बात करते हैं तो गोल्जी बॉडी को अलग अलग नाम से जानते हैं, क्या क्या बोलते हैं उसको अपन, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी एपरेटस, डिक्टियोसोम बोलते हैं और जोन ऑफ एक्सक्लूजन भी बोलते हैं। जोन ऑफ एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है, वो एरिया या फिर गोल्जी बॉडी के आसपास में जो एरिया होता है वहां पे दूसरे कोई ऑर्गेनल पाए नहीं जाते। उसका रीजन हमने ये पढ़ा था, इसलिए नहीं पाए जाते क्योंकि जब गोल्जी बॉडी का काम क्या होता है, पैकेजिंग का, मॉडिफिकेशन का। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो क्या करता है, मटेरियल बनाता है और किसके पास में भेजता है, गोल्जी बॉडी के पास में, वो उसको क्या करता है, मॉडिफाई कर देता है। ये हमने पढ़ा था। फिर हमने ये पढ़ा था कि उसके 3 कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से, सिस्टर्ने, टिब्यूल्स और वेसाइकल। तो सिस्टर्ने हमने बोला था मैक्सिमम मेन कंपोनेंट है उसका। तो सिस्टर्ने की जब अपन ने बात करी थी, उसका डायमीटर कितना होता है एक सिस्टर्न का, 0.5 से लेकर के 1 माइक्रोमीटर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज हमने ये बात करी थी कि सिस्टर्ने का नंबर वेरी करता है, कितना, 4 to 8, ठीक है, ये चीज हमने बात करी। और हमने ये बोला था कि सिस्टर्ने जो होता है एक तरीके से फ्लैट, ठीक है ना, जो आपके इरेगुलर, जो आपके अपने ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जैसा होता है, अपने पास में एक फ्लैट स्ट्रक्चर, लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है। और अपन ने ये बात करी थी कि सिस्टर्ने जो होते हैं आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। कनेक्टेड के साथ साथ में हमने ये बोला था कि जो अपने पास में गोल्जी बॉडी होती है उसकी 2 फेसेस होती है। 2 फेसेस कौन कौन सी होती है, एक होती है सिस और एक होती है ट्रांस। सिस वाली कौन सी होती है, जो न्यूक्लियस की तरफ हो, और ट्रांस वाली कौन सी होती है, जो न्यूक्लियस के दूसरी तरफ हो। तो जहां से सिस वाली सरफेस होती है वहां पे मॉलिक्यूल एंटर या फिर जो भी अपने पास में पार्टिकल एंटर करता है, रॉ मटेरियल, और ट्रांस वाली सरफेस से क्या होता है, पैकेज होकर के बाहर निकलता है। और साथ में हमने कुछ फंक्शन की भी बात करी थी, जैसे सेल प्लेट का फॉर्मेशन, ठीक है ना, ये सब चीजें अपन ने बात करी। सेल प्लेट का फॉर्मेशन पढ़ा था। कब होता है सेल प्लेट का फॉर्मेशन, सेल प्लेट का फॉर्मेशन जब अपन को साइटोकाइनेसिस करना होता है। और ये क्या करता है, अपन ने भी बात करी थी कि उसके अंदर ये आपके एक तरीके से ग्लाइकोसाइलेशन करता है, ठीक है ना, और ये क्या करता है, डायरेक्शन देने का काम करता है। तो ये सब चीजें अपन ने इसके अंदर बात करी थी। लास्ट क्लास में अपन ने लाइजोसोम की भी बात करी। लाइजोसोम हमने क्या बोला था कि लाइजोसोम क्या होता है, एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है, कहां प्रेजेंट होता है, आपके सेल के अंदर। तो लाइजोसोम के लिए हमने ये बात करी थी कि लाइजोसोम जो होता है प्रोकैरियोट में एब्सेंट होता है और यूकैरियोट में प्रेजेंट। लेकिन प्रोकैरियोट में भी क्या होता है, लाइजोसोम वाली एक्टिविटी होती है, तो उसके अंदर पेरीप्लाज्मिक स्पेस होता है। पेरीप्लाज्मिक स्पेस का मतलब सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, पेरीप्लाज्मिक, जो कि बिल्कुल क्या होता है, एनालोगस होता है किसके, लाइजोसोम, जो यूकैरियोट। यूकैरियोट में हमने बात करी राइबोसोम, सॉरी, जो अपने आरबीसी जो होता है उसके अंदर एब्सेंट होता है और डब्ल्यूबीसी के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। क्यों डब्ल्यूबीसी में क्यों होता है, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा फैगोसाइटिक एक्टिविटी करनी होती है, इसलिए, ठीक है ना। फिर हमने पिछली क्लास के अंदर एक प्रोसेस पढ़ा था, उसको भी अपन वापस देख लेते हैं, देन इसके बाद में आगे चलते हैं। ये देखो, ये हमने पढ़ा था, इसको अपन ने क्या बोला था, हेट्रोफेजी। तो लाइजोसोम का काम क्या होता है, लाइजोसोम का काम होता है, जैसे कि अगर अपन बात करें, उसके पास में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एसिड हाइड्रोलेज, जो कि सबका डाइजेशन करते हैं, प्रोटीन का, लिपिड का, न्यूक्लिक एसिड का, ठीक है ना, इन सबका डाइजेशन करते हैं। तो हमने ये सीखा था कि अगर बाहर से कोई फूड पार्टिकल आता है इस लाइजोसोम के अंदर, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे अपन, फेगोसाइटोसिस। इस फेगोसाइटोसिस के थ्रू क्या होता है कि इसके बाहर एक वेसिकल बन जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फेगोसोम बोलते हैं। फेगोसोम के साथ साथ में हमने ये बोला था कि गोल्जी एपरेटस के पास में, गोल्जी के पास में क्या बनता है, ये इस तरीके से हमारे पास में क्या बनता है, प्राइमरी लाइसोसोम, जिसमें एंजाइम जो होते हैं इनिशियली इनएक्टिवेटेड होते हैं। जैसे ये अपने पास में फेगोसोम्स, ये जो आपके फेगोसोम जो होते हैं, इससे जाकर के क्या बनता है अपना ये जो लाइसोसोम जाकर के मिक्स होता है, तो इसके हाइड्रोजन पंप जो होता है वो एक्टिव हो जाता है और अंदर की तरफ क्या भेजता है, हाइड्रोजन आयन। अंदर की तरफ हाइड्रोजन आयन भेजने की वजह से होता यह है कि अंदर के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है और पीएच क्या हो जाती है, डिक्रीज। इनिशियल पीएच कितनी होती है, 7, और बाद में पीएच कितनी हो जाती है, 5। तो 7 से जैसे ही 5 आती है तो इसके एंजाइम एक्टिव हो जाते हैं और इसको क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट। तो डाइजेस्ट करने के बाद में क्या होता है कि यहाँ पे जो काम काम की चीजें होती है वो क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब, और जो आपके बेस मटेरियल होता है उसको भी अपने यहाँ पे क्या होता है, पैक किया जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, रेजिडुअल बॉडी। इसको अपन एक और नाम से भी जानते हैं, टर्शरी लाइसोसोम या फिर टीलो। टीलो का मतलब क्या होता है, एंड वाला या फिर जो आखिरी में बनता है, ठीक है ना। और इसको अपन क्या बोलते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम और हेट्रोफेगोसोम। हेट्रो क्यों बोला, क्योंकि बाहर का मटेरियल है, डिफरेंट मटेरियल है इसलिए। और इस पूरे के पूरे प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, हेट्रोफेजी बोलते हैं। चलो
अब आगे अपन बात करते हैं इसके अंदर दूसरा जो प्रोसेस है उसको अपन क्या बोलते हैं। ठीक है, दूसरे प्रोसेस को देखो अच्छी तरीके से, सेम इसी तरीके का है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, जैसे मान लो कि हमने क्या बोला था कि यहां पे ये सेम वही अपने पास में क्या है, ये है गोल्जी की सिस्टर ने। इस गोल्जी की सिस्टर ने से हमने ये सीखा कि यहां पे क्या बनता है अपने पास में, एक ऐसे लाइसोसोम बनता है। अच्छा, इस लाइसोसोम को क्या बोलेंगे अपन, प्राइमरी लाइसोसोम बोलते हैं। ये हमारे पास में जो बनता है इसको अपन बोलते हैं प्राइमरी लाइसोसोम बोलते हैं। ठीक है, सेम ये जो है प्राइमरी लाइसोसोम। अच्छा, इसके अंदर एंजाइम कैसे होते हैं, एक्टिव या इनएक्टिव, इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं इनिशियली। अब देखो ये क्या प्रोसेस होता है, देखो कभी कभार क्या होता है, हम ये बोलते हैं कि हमारी सेल के कुछ ऑर्गेनल जो होते हैं एज हो जाती है। एज होने का मतलब या ढंग से काम नहीं कर रहे, तो उस पुराने ऑर्गेनल को भी तो अपन को बाहर निकालना होगा या फिर उसको डिस्ट्रॉय करना होगा, तभी तो जाकर के नया ऑर्गेनल बनेगा। तो एक एग्जांपल की अपन बात करते हैं कि मान लो कि ये हमारे पास में एक माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये पुराना हो गया या फिर एक तरीके से नॉन फंक्शनल हो गया, काम ढंग से नहीं कर रहा। तो हमारे को क्या करना होता है कि इस माइटोकॉन्ड्रिया को डाइजेस्ट करना है। डाइजेस्ट कैसे करेंगे, सेम इसी तरीके से अगर अपन ये बात करते हैं कि इसको अपन क्या बोलेंगे, नॉन फंक्शनल माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनल हो सकता है, नॉन फंक्शनल ऑर्गेनल भी बात कर सकते हैं या फिर नॉन फंक्शनल माइटोकॉन्ड्रिया भी बात करते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि यहां पे ये जो लाइसोसोम होता है जिसमें इनएक्टिव एंजाइम है, ये क्या किया जाता है कि इसके बाहर की तरफ एक परत बनाई जाती है, परत या फिर अपन ये बोल सकते हैं इसके बाहर की तरफ एक मेम्ब्रेन बनाई जाती है। अब आप लोग मेरे को ये बताओ कि इसके बाहर की तरफ मेम्ब्रेन बनाएगा कौन, मेम्ब्रेन बनाने का काम किसका होता है, किसका, गोल्जी बॉडी का होता है। बहुत बढ़िया, और बताओ भाई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो कुल मिलाकर के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, इसके बाहर की तरफ एक मेम्ब्रेन बनाता है। यहां पे क्या बनती है, एक मेम्ब्रेन बनती है। ठीक है, तो बाहर की तरफ क्या बनाई जाती है, एक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है, जो कि कौन करता है, मेम्ब्रेन फॉर्मेशन बाय ईआर। ईआर क्या करता है, इसके बाहर मेम्ब्रेन बनाता है। अब क्यों बनाता है, देखो इस लाइसोसोम को पता है कि इस माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्ट्रॉय करना है, इसको नहीं पता। इसको सिर्फ और सिर्फ ये पता है कि मेरा काम क्या है, किसी भी चीज को डाइजेस्ट करना। तो हम इस लाइसोसोम को ये बताते हैं कि इसके बाहर हमने इसलिए मेम्ब्रेन बनाई है कि ताकि इसको पहचान ले, नहीं तो ये अपनी बॉडी के किसी भी सेल को क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। जब तक इसको आप डायरेक्शन नहीं दोगे तब तक कैसे मिलेगा, इसको पता नहीं चलेगा। तो हमने इसके ऊपर क्या बनाई, मेम्ब्रेन बनाई। और मेम्ब्रेन बनाने के बाद में ये जो नॉन फंक्शनल राइबोस जो अपने पास में माइटोकॉन्ड्रिया है, ये जाकर के क्या करता है, इस लाइसोसोम के साथ में मिक्स होता है। तो मिक्स होने के बाद में वही सेम स्ट्रक्चर बनता है। इसके बाद में क्या स्ट्रक्चर बनेगा अपने पास में, एक तो हमारे पास में बनेगा सेकेंडरी लाइसोसोम बनेगा, ये जैसे मान लो ये मेम्ब्रेन थी। ठीक है, और ये जो थी ये लाइसोसोम था। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे सेकेंडरी लाइसोसोम। ठीक है, अब मेरे को ये चीज बताओ कि ये माइटोकॉन्ड्रिया बाहर का है या फिर अंदर का, अंदर का। जब खुद की चीजों का ही डाइजेशन करे या फिर खुद की चीजों को ही डाइजेशन करने के लिए खुद की चीजों के साथ ही अगर लाइसोसोम जुड़ जाए, तो यहां हमने क्या बोला था, हेट्रोफेगोसोम। तो यहां पे खुद की चीजें होती है, तो उसके लिए अपन क्या लगाएंगे, ऑटो। तो उसके लिए अपन क्या बोलेंगे, ऑटोफेगोसोम्स। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसका अपन एक और नाम जान सकते हैं, इसको अपन बोल सकते हैं ऑटोफेगोसोम बोलेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो इस ऑटोफेगोसोम के अंदर दो चीजें आपको मिलेगी, एक आपको मिलेगा ये माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और दूसरा
ये लाइसोसोम के जो एंजाइम्स होते हैं यहां पे प्रेजेंट है। अब इस एंजाइम को क्या करना है, एक्टिव करना है, तो कौन से पंप को चालू करेंगे अपन, हाइड्रोजन पंप। तो इसकी सरफेस पे हमारे पास में क्या प्रेजेंट होते हैं, जैसे मान लो ये इसकी सरफेस है, इसके पास में ये क्या है, H प्लस पंप है, जो कि क्या हो जाएंगे, एक्टिव। और एक्टिव किस तरीके से होंगे, यहां पे अंदर की तरफ कौन सा आयन मूव करेगा, अंदर की तरफ मूव करेगा H प्लस आयन। तो इसकी पीएच कितनी चेंज हो जाएगी, पीएच हो जाएगी 7 से कितनी चली जाएगी, 5। जैसे ही 5 पे जाएगी तो 5 पे जाने के बाद में क्या होता है, एंजाइम एक्टिव हो जाएंगे, एंजाइम हो गए एक्टिव। इतनी बात समझ में आ गई, एंजाइम क्या हो गए, एक्टिव। एंजाइम एक्टिव होने के बाद में ये क्या कर देंगे, इसका डाइजेशन। और डाइजेशन करने के बाद में इसमें से क्या होगा, जो यूजफुल मटेरियल होंगे उसको क्या कर लिया जाएगा, एब्जॉर्ब। और जो वेस्ट मटेरियल होंगे उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जो ये आगे जाकर के कन्वर्ट हो जाएगा एक रेजिडुअल बॉडी के अंदर। ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया एक रेजिडुअल बॉडी के अंदर। ठीक है, इसको कन्वर्ट कर दिया, ये जो है ये है रेजिडुअल बॉडी। ठीक है, अब आप मेरे को ये बताओ कि रेजिडुअल बॉडी का एक और नाम क्या होता है, टर्शरी लाइसोसोम या फिर टीलो लाइसोसोम। टीलो का मतलब आखिरी में बना, और इस जो रेजिडुअल बॉडी है इससे क्या किया जाएगा, इसी से इसको इन मटेरियल को बाहर निकाल दिया जाएगा। बात समझ में आ गई। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, मटेरियल को बाहर निकालने, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए एक्सोसाइटोसिस। सेम ऐसे ही है। तो इसको अपन ने हेट्रोफेजी बोला, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ऑटोफेजी बोलेंगे। इसको अपन बोलते हैं ऑटोफेजी। ये जो प्रोसेस होता है ऑटोफेजी। इतनी बात समझ में आ गई। तो हेट्रोफेजी और ऑटोफेजी का मतलब समझ गए। हेट्रोफेजी का मतलब बाहर के पार्टिकल को, और ऑटोफेजी का मतलब अंदर के जो ऑर्गेनल होंगे, जो नॉन फंक्शनल ऑर्गेनल, उसको। अब एक तो हो गया जो ऑर्गेनल खराब हो गया उसको अपन को बाहर निकालना। जैसे ऐसे भी मान सकते हो कि अपने घर में मान लो कि कोई मशीनरी पड़ी है, ठीक है, बहुत टाइम हो गया उसको, अब वो मशीन काम नहीं कर रही, तो आप उसको क्या करोगे, या तो रिपेयर कराओगे। अब रिपेयर नहीं हो सकती तो आप क्या करोगे, उसको कबाड़ वाले को भेजोगे। कबाड़ का मतलब क्या हो गया, वेस्ट। वेस्ट मटेरियल को भेजने का मतलब आप सर घर से क्या करोगे, उसका एग्जिट पहुंचाओगे। और जब घर से एग्जिट हो रहा है या फिर सेल से एग्जिट हो रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस। साइटोसिस का मतलब सेल, सेल से बाहर जाने के प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस। इतनी बात समझ में। तो बाहर के मटेरियल को आप यूज कर करके उसको बाहर भेजो, तब तो क्या हो गया अपने पास में हेट्रोफेजी। और खुद ही के मटेरियल को भेजो। अब मान लो कि कभी कभार क्या होता है कि आप क्या करते हो, उपवास करते हो या फिर फास्ट रखते हो या जुम्मा रखते हो या जो भी चीज है, रोजा रखते हो। तो जब आप क्या करते हो, फास्ट करते हो, तो फास्टिंग के समय पे क्या होता है, आपकी सेल को क्या होता है, न्यूट्रिशन तो मिलता नहीं। न्यूट्रिशन नहीं मिलता तो सेल को लगता है कि ये तो खा पी रहा नहीं है, तो अपन को एनर्जी की तो जरूरत है। तो एनर्जी की जब जरूरत होती है, जब आप स्टारवेशन कंडीशन में होते हो, तब वो क्या करता है कि कुछ ऑर्गेनल को बोलता है कि भाई सब तुम आ जाओ, तुमसे हम कुछ चलाने के लिए एनर्जी निकाल सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है ऑटोफेजी वाला प्रोसेस, क्या होता है कि जब अपन क्या करते हैं, व्हेन स्टारवेशन कंडीशन। स्टारवेशन कंडीशन का मतलब होता है कि जब आप भूखे होते हो या फिर जिस समय आपको खाना नहीं मिल रहा, तो सेल को अपने आप एनर्जी बनाने के लिए कुछ तो चाहिए, तो वो क्या करता है, इस तरीके का प्रोसेस करता है। तो कौन कौन से प्रोसेस हो गए, एक हो गया हेट्रोफेजी और एक हो गया ऑटोफेजी। अब कुल मिलाकर के आपको ध्यान क्या रखना है, सवाल क्या पूछेगा, ये तो सवाल पूछेगा नहीं, ठीक है ना, सवाल क्या पूछेगा वो तो एनसीईआरटी के हिसाब से पूछेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपके लाइसोसोम जो होता है, लाइसोसोम के अंदर जो डाइजेशन होता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन जो होता है, वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक हो गया हेट्रोफेजी और एक हो गया ऑटोफेजी। ठीक है, चल अब इसको अपन लिख भी लेते हैं कि यहां पे जो डाइजेशन जो होता है, अगर अपन ये बात करें तो दो प्रकार का होता है। एक होता है इंट्रा सेल्यूलर यानी सेल के बाहर होता है, और एक होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर। इंट्रा सेल्यूलर की भी अगर अपन बात करें तो दो प्रकार का होता है। एक होता है इसके अंदर ऑटोफेजी और एक होता है इसके अंदर हेट्रोफेजी। इतनी बात समझ में आ गई, ऑटोफेजी और हेट्रोफेजी। ठीक है, ऑटोफेजी और हेट्रोफेजी। दूसरी चीज ये होती है कि जैसे कि मान लो कि इस फोटो के अंदर देखो, अपना जो लाइसोसोम है शुरुआत में जो बना उसको अपन ने क्या बोला, प्राइमरी। बाद में जो बना उसको अपन क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। और उसके बाद में जो बना टर्शरी।
एक ही सेल के अंदर आपको जब अलग अलग मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म दिखाई दे तो लाइजोसोम क्या रखता है, एक तरीके का अपन ये बोलते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म रखता है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है कि उसकी मॉर्फोलॉजी जो है वो अलग अलग समय पे अलग अलग चेंज हो रही। तो यानी ये लाइजोसोम जो है वो क्या है, पॉलीमॉर्फिक। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख भी लेना पॉलीमॉर्फिक एनसीईआरटी के अंदर कि पॉलीमॉर्फिक का मतलब होता क्या है। तो पॉलीमॉर्फिक का मतलब ये होता है कि एक ही सेल में अलग अलग फॉर्म देखने को अपन क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिक बोलते हैं। मैं लिख भी देता हूं, ठीक है ना। एक ही सेल में अलग अलग फॉर्म देखना। ठीक है भाई, एक ही सेल के अंदर जब आपको अलग अलग फॉर्म दिखाई दे उसको अपन क्या बोलते हैं, आपके पॉलीमॉर्फिज्म। ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है। ये सवाल की खास बात ये है कि आपको ऑप्शन में मिलेगा। ऑप्शन में क्या मिलेगा कि भाई लाइजोसोम जो होता है सिंगल, जैसे मान लो कि लाइजोसोम के ऊपर क्वेश्चन बनाया, सवाल बनाया। सबसे पहला सवाल ये बनाया कि भाई ये जो होता है मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ये आपको समझ में आया क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, वो अपन को पता भी है। दूसरा सवाल ये बनाया कि इसके अंदर जो एंजाइम होते हैं वो हर तरीके का डाइजेशन करते हैं, इसलिए, और ये हाई मतलब अगर अपन ये बात करते हैं लो पीएच पे काम करते हैं, उस तरीके के एंजाइम को क्या बोलते हैं, एसिड हाइड्रोलिस। दूसरा ये इसने तीसरा ऑप्शन ये बनाया कि लाइजोसोम जो होता है पॉलीमॉर्फिक है, यानी पॉलीमॉर्फिक। अब एनसीईआरटी में तो लिखा नहीं है पॉलीमॉर्फिक, लेकिन सवाल आ गया तो पॉलीमॉर्फिक का मतलब ध्यान रखेगा। तो पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत सारा, मॉर्फिक का मतलब होता है मॉर्फोलॉजी। एक ही सेल में अलग अलग मॉर्फोलॉजी जब किसी की दिखाई दे तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिक बोलते हैं। तो डाइजेशन जो होता है इसके अंदर दो तरीके का होता है, इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रा सेल्युलर। अब अपन इसमें बात करते हैं दूसरा, एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन। ठीक है, अच्छा एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन का मतलब क्या होता है, बताओ भाई। सेल के बाहर डाइजेशन। तो देखो जब अपन ने लाइजोसोम पढ़ा था तो लाइजोसोम के बारे में हमने ये पढ़ा था कि जो लाइजोसोम होता है उसका नंबर सबसे ज्यादा कहां पे प्रेजेंट होता है, फंगस। अब फंगस के पास में तो अपनी तरह पाचन तंत्र तो है नहीं, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के भाई ऐसे गस्सा खा रही है, कौवा खा रही है, अंदर जाकर के डकारे आ रही है, डकारे तो आ नहीं सकती। तो उसको क्या करना पड़ता है, बाहरी डाइजेशन। अब एक चीज आपसे पूछा जाता है कि आपने एक फॉसिल का नाम सुन रखा है, फॉसिल सुना ही होगा, फॉसिल जो अवशेष और के चीज होते हैं। तो ये फॉसिल बनते कैसे, वेल चलो वो तो बात की बात है। क्या आपने देखा होगा कि कोई जानवर है बाहर मर गया, तो थोड़े समय बाद में क्या होगा कि उसके अंदर क्या होता है, बैक्टीरिया और ये आने लगते हैं और उसके मांस को क्या करते हैं, खा जाते हैं और पूरी तरीके से उसको क्या कर देते हैं, गला देते हैं। यानी आपने देखा कि कोई भी दूसरा ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं आया। मान लो कि एक जंगल है, जंगल के रास्ते से आप जा रहे हो, एक दिन आपने क्या वहां पे ऐसे कोई भी जानवर मरा हुआ देखा। पहले दिन गए तो वो जानवर ऐसा था कि बिल्कुल नॉर्मल था। दूसरे तीसरे दिन आप गए तो उसके पेट ऐसे फूल रखा था, फूला हुआ पेट था। तीसरे दिन गए तो उसमें से कुछ पार्ट जो था डिग्रेडेड होता गया। महीने भर बाद में गए तो उसमें सिर्फ हड्डियां मिली, और साल 6 महीने बाद में गए तो वहां पे हड्डियां भी नहीं मिली। तो कुल मिलाकर के वहां पे हुआ क्या, हुआ ये कि डीकंपोजिशन हुआ। डीकंपोजिशन का मतलब होता है टुकड़ों में टूट जाना, छोटे छोटे। अपन पढ़ेंगे इकोलॉजी में फ्रेगमेंटेशन, ये सब चीजें। तो ये चीज हुआ। तो ये कैसे हुआ, जब बैक्टीरिया और फंगस है, खास करके फंगस जो है, फंगस ने क्या करा, कुछ एंजाइम रिलीज करे, उससे उसका डाइजेशन करा और उसको एब्जॉर्ब कर करके अपने अपने रास्ते पे निकल गई। तो कुल मिलाकर के हमको ये समझ में आया कि भाई हमारे पास में क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन की अगर अपन बात करते हैं तो फंगस जो होता है, ठीक है, फंगस क्या करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। फंगस जो होता है शो करता है, शो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। ठीक है भाई, ये एनसीईआरटी के ऊपर लिख लेना क्योंकि अपने पास में फंगस वाला टॉपिक है भी सही। तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कैसे होता है, चलो अपने घर में एक घर का एग्जांपल लेते हैं। घर का एग्जांपल ऐसे लेते हैं कि मान लो कि आपको घर वालों ने भेजा ब्रेड लाने के लिए, ब्रेड लाने के लिए भेजा। अब वो ब्रेड लेकर के आए और आपने खाई ब्रेड, और उस ब्रेड को आपने फ्रिज में नहीं रखा, रेफ्रिजरेटर, मान लो कि आपने बहुत गरीब आदमी है, ठीक है, रेफ्रिजरेटर अपने घर में नहीं है, और ऊपर से राजस्थान है, राजस्थान में तपती गर्मी और पड़ती है, ठीक है ना, दिक्कत हो रही है। अब हमारे को मान लो कि आपको ब्रेड लेकर के आए, आपने खाया और उसको अपन ने क्या करा, खुला ही छोड़ दिया। अब थोड़े समय बाद में देखा कि वो ब्रेड के अंदर आपको व्हाइट व्हाइट कलर के फफूंद दिखाई दिए, ठीक है ना। वो फफूंद क्या होता है, फंगस ही तो होती है। वो फंगस क्या करती है, अब थोड़े समय बाद में देखा तो उसके अंदर और ज्यादा दिखाई दिए। थोड़े समय बाद में वो ब्रेड ही गायब हो गई, मान लो कि उधर कुछ नहीं मिला, ब्रेड का साइड साइड का पपड़ी मिली। तो वो अपनी तरह तो नहीं है कि भाई यार पूरी की पूरी ब्रेड वैसे गोला बनाया और खा लिया।
तो ये करता क्या, जैसे मान लो कि फंगस की अपन बॉडी की अपन बात करते हैं, ये मान लो फंगस है, ठीक है, एग्जाम्पल की अपन ने बात करी, ये फंगस है। अब इस फंगस की अगर अपन बात करें तो फंगस के पास में भी अपने पास में जैसे होते हैं ये एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम बोले तो ये लाइसोसोम के अंदर एंजाइम। अब ये फंगस का स्ट्रक्चर है, लेकिन इस एंजाइम की अगर अपन बात करें तो इस एंजाइम को एक्टिव होने के लिए क्या चाहिए, एक्टिव करने के लिए अपन को क्या चाहिए, पीएच को कम, यानी कुल मिलाकर के अगर अपन बात करें तो एसिडिक पीएच की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। अब एसिडिक पीएच आएगी कहां से, सवाल समझ में आया क्या चीज होता है। फंगस खुद तो ऐसे लेकर नहीं आएगा, ऐसे छू मंत्र ऐसे फिनाइल में जाकर के डूब गया, ठीक है ना, ऐसे तो करेगा नहीं। तो एसिडिक पीएच आएगी तो आएगी कहां से, ठीक है। तो सोचने वाली बात यह है कि किस तरीके से आएगी, तो ये जो एंजाइम कंटेन होते हैं ये अपने पास में किसमें होते हैं, लाइजोसोम के अंदर। और ये जो है फंगस की सेल मान लो, फंगस सेल है। अब देखो फंगस की सेल किस तरीके से काम करती है, बस एक नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूं, हालांकि अगर पूछेगा तो पूछ लेगा, नहीं तो नहीं पूछेगा तो नहीं, बस थोड़ा ध्यान रख लेना। जैसे मान लो कि हम ये बात करते हैं कि ये आपकी ब्रेड है, ठीक है, आपके घर वालों ने बोला कि होल व्हीट ब्रेड लेकर के आओ, मैदा वाला अपन खाएंगे नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास में बढ़िया वाली ब्राउन ब्रेड मान लो, ठीक है ना, ब्राउन ब्रेड मान लो, ठीक है। अब ब्राउन, इसको क्या फर्क पड़ता है, ये अपनी तरह वो थोड़ी ना है, ठीक है ना, कि ब्राउन ब्रेड और अलग ब्रेड अपन खाएंगे, इसके लिए तो ब्रेड ब्रेड है। तो ये फंगस की सेल सबसे पहले क्या करती, ये जाती ऐसे उड़ते उड़ते टहलते टहलते, ठीक है, टहलते टहलते गई, और टहलने के बाद में इसने क्या करा, इस ब्रेड के ऊपर एक तरीके का एसिड इसने क्या करा, ऐसे रिलीज कर, ठीक है, ये एसिड रिलीज करा। ये जो एसिड होता है उसको अपन बोलते हैं लैक्टिक एसिड। बढ़िया, उसने क्या करा, एक चादर बिछाई लैक्टिक एसिड की। अब लैक्टिक एसिड की जैसे ही चादर बिछी, चादर बिछने के बाद में क्या हुआ कि ये फंगस वाली सेल गई, इसके ऊपर बैठी थी, मतलब बैठी थी ये। अब इसके लैक्टिक एसिड की वजह से आसपास का एनवायरनमेंट कैसा हो गया, एसिडिक। इस एंजाइम को आ गया मजा कि भाई साहब आसपास में क्या हो गया, अपने पानी पानी है, ठीक है ना। तो एसिडिक होने की वजह से ये एंजाइम क्या हो जाएंगे, एक्टिव, और इसका क्या कर जाएंगे, डाइजेशन करेंगे। तो इसके डाइजेशन के बाद में क्या होगा, जो भी न्यूट्रिएंट होंगे उसको फंगस क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, और एब्जॉर्ब करके ले जाएगी। तो कुल मिलाकर के क्या देखा आपने, उस जगह पे अपन ने देखा था डाइजेशन कहां पे हो रहा था, सेल के अंदर। यहां पे कहां पे हो रहा है, सेल के बाहर। ऐसा डाइजेशन जो सेल के बाहर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर, ठीक है ना। तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन का मतलब समझ गए कि जो सेल के बाहर डाइजेशन हो उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर। तो इसने किया क्या, कुल मिलाकर के अपने आसपास के एनवायरनमेंट के अंदर एसिडिक नेचर को बढ़ाया उसने, और एसिडिक नेचर को बढ़ाने की वजह से क्या हो गया कि अपने एंजाइम जो हो गए एक्टिव हो गए। इतनी बात समझ में आ गई। इसलिए अपने को क्या करना है, बाहर की तरफ अपने ब्रेड को नहीं छोड़ना, ठीक है ना, चाहे मैदे वाली हो चाहे आटे वाली हो, ठीक है, वो चीज है, ठीक। चले भाई आगे, तो इसमें किसी को दिक्कत, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि एक सवाल और पूछा जाता है कि आपने ये चीज सुन रखी है, अच्छा फ्रॉग के लार्वा को क्या बोलते हैं, टेडपोल बोलते हैं। तो टेडपोल लार्वा और एडल्ट के अंदर ऐसे, आपने एडल्ट मेंढक को देखा, उसके पास में पूंछ होती है, होती है, अरे छिपकली देख ली भाई तुमने, ठीक है ना। हाँ, तो एडल्ट फ्रॉग के पास में पूंछ नहीं होती, लेकिन लार्वा के पास में टेल होती है। तो वो पूंछ गई कहाँ पे, ऐसे ऐसे तोड़ करके छू कर दी ऐसे उसने, ठीक है ना, ऐसे कुछ पैरों से ऐसे कुचल दी उसने, ठीक है ना, ऐसा तो कर ही नहीं। तो देखो क्या होता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन और भी जगह पे काम आता है। तो कभी आपने ये चीज सुनी होगी, अच्छा एक हार्मोन का नाम पड़ा है, पैराथॉर्मोन, कैल्सिटोनिन नाम सुना है, D3 का नाम सुना है, कैल्शियम का नाम सुना है, कैल्शियम जो गोली खाते हैं दूध से कहां से जो भी आप, ठीक है ना। तो अपनी बॉडी के अंदर भी क्या होता है, अच्छा अपनी जो कैल्शियम जो होता है वो कहां पे प्रेजेंट है, सबसे ज्यादा क्या है, बोन्स के अंदर। बोन्स जो रिजर्वायर होती है, रिजर्वायर का मतलब समझते हो, जहां पे सबसे ज्यादा अमाउंट के अंदर क्या है, प्रेजेंट है कैल्शियम। तो कभी कभार क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब ये होता है कि अपन को कैल्शियम की जरूरत क्या है। अपन दूध पीते हैं, दही खाते हैं, जो भी आपने क्या करा, आज के समय पे राबड़ी चल रही है, राबड़ी के अंदर भी छाछ राबड़ी होगी, ठीक है। तो अपन ने ये सब खाया, तो कुल मिलाकर के कैल्शियम अंदर गया। और कैल्शियम नहीं भी गया तो अपन ने धूप में घूमे, और धूप अपने यहाँ पे वैसे भी बहुत तेज पड़ती है, ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं ज्यादा कैल्शियम बनेगा, तो कुल मिलाकर के कैल्शियम तो उतना ही बनेगा। तो एक विटामिन होता है विटामिन D3, उसके इन्फ्लुएंस में क्या होता है, कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है। तो हम ये बात करते हैं कि वो कैल्शियम क्या होता है कि हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उस कैल्शियम को इस बोन्स के पास में चिपकाया जाता है। अब चिपकाने के लिए वहां पे कोई मिस्त्री तो बैठा नहीं है, ठीक है ना, ऐसे ले करके छीनी हथौड़ी ले करके बैठा है, ठीक है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, मसाला मसाला ऐसे लगा रहा है, कैल्शियम का मसाला ऐसे चेप रहा है, बढ़िया एकदम हाथ से ऐसे लीपा लीपी चल रही है, ठीक है ना। तो ऐसा तो चलेगा नहीं।
तो होगा क्या वहां पे, तो कैल्शियम जब बैठेगा तो किसी पार्ट में ज्यादा और किसी पार्ट में कम, तो किसी पार्ट में ज्यादा किसी पार्ट में कम। तो हम एक पढ़ते हैं, एक बोन्स के पास में दो तरीके की सेल्स होती है, एक होती है बोन फॉर्मिंग सेल जिसको अपन बोलते हैं ऑस्टियोसाइट, और एक होता है बोन ईटिंग सेल जिसको अपन बोलते हैं ऑस्टियोक्लास्ट सेल। क्लास्ट का मतलब होता है कट करना। अब ये ऑस्टियोक्लास्ट सेल है क्या, ये सेल है, सेल के पास में क्या होगा, लाइसोसोम। ये क्या करता है, जो एक्स्ट्रा जो कैल्शियम का जो पार्ट है उस बोन्स के पास में आता है, लाइसोसोम क्या करता है, उसको डाइजेस्ट करता है। तो हम ये पढ़ते हैं ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी, जिससे बोन की क्या होती है, रीमॉडलिंग होती है। रीमॉडलिंग का मतलब हमारी अलग अलग बोन का अलग अलग तरीके का शेप है, तो उसका भी काम करता है। तो एक चीज ये भी लिख लो इसके अंदर, ठीक है। तो यहां पे जो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन जो होता है उसके अंदर अपने पास में दूसरा जो एग्जांपल आता है वो आता है ऑस्टियोक्लास्ट सेल। ये ऑस्टियोक्लास्ट सेल को अपन बोलते हैं बोन ईटिंग सेल बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब किस तरीके से करता है थोड़ा सा आपको नॉलेज के लिए बता देता हूं मैं। जैसे मान लो कि ये आपकी बोन है, ठीक है। अब इस बोन की अगर अपन बात करें तो यहां पे ये जैसे मान लो कि यहां पे इस वाले हिस्से के अंदर कैल्शियम का डिपोजिशन थोड़ा ज्यादा हो गया, तो हम ये बोल सकते हैं अनवांटेड कैल्शियम बोल सकते हैं। अब ये कैल्शियम अपने मान लो ब्लड में चला जाएगा तो बहुत बढ़िया काम करेगा, आपकी तंत्रिका तंत्र काम करेगा, यानी कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। बोन्स के अंदर अगर मसल के कॉन्ट्रेक्शन में काम करेगा, बहुत सारी चीजें काम करेगा। अब इस अपने को अनवांटेड कैल्शियम को हटाना है, ठीक है। तो कैसे हटाएंगे, यहां पे अपने बोन्स के पास में एक सेल है, ये है ऑस्टियोक्लास्ट सेल। ये ऑस्टियोक्लास्ट सेल जाएगी ऐसे छुपके से इसके पास में, और यहां जाने के बाद में सेम वही करेगी, पहले तो अपने एसिडिक एनवायरनमेंट को बढ़ाएगी। अब यहां पे फंगस की तरह लैक्टिक एसिड तो रिलीज करने से रहा कि भाई पहले बढ़िया एकदम ऐसे मसाला डालते हैं, ऐसे जलजीरा डाल करके फिर खाना चालू करेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो इसके पास में जो एंजाइम है वो क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, इस जो साइटोप्लाज्म H+ आयन को क्या करेंगे अपने इसके सेल के अंदर, और यहां पे इस बोन वाले पार्ट को, अनवांटेड पार्ट को क्या करेंगे, डाइजेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो ये जो डाइजेशन हुआ ये सेल के बाहर हुआ, इस तरीके के सेल के डाइजेशन को क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर। इतनी बात समझ में। तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का एक और ये एग्जांपल होता है। तो यहां पे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन जो होता है, जैसे ये जो डाइजेशन है वो है एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है ना। इतना ध्यान रखना, क्योंकि जब अपन मान लो कि जो केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर है जब वो पढ़ेंगे तो आपको 2-3 हार्मोन पढ़ाए जाएंगे, कैल्सिटोनिन पढ़ा दिया, पैराथॉर्मोन पढ़ा दिया, तो वहां पे आपको ये चीज ऑस्टियोक्लास्ट सेल याद आएगी। तो वो काम कैसे करती है वहां पे, तो मैं सिर्फ ये बोलूंगा बोन ईटिंग सेल। तो आपको उस समय याद रहना चाहिए कि लाइसोसोम ने एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन यहां पे किया, ठीक है। दूसरा, अब अपन ये बात करते हैं, यहां पे एक प्रोसेस और होता है जिसको अपन बोलते हैं ऑटोलाइसिस। अब ऑटोलाइसिस क्या होता है, ठीक है। ऑटो का मतलब क्या होता है, वो गाड़ी नहीं, ठीक है। ऑटो का मतलब होता है खुद की सेल, लाइसिस का मतलब क्या होता है, तोड़ देना। अब मान लो कि कोई सेल ढंग से काम नहीं कर रही, ठीक है ना, उस समय लाइसोसोम क्या करेगा, एकदम एकदम ऐसे टेररिस्ट की तरह काम करेगा, बम की तरह, ठीक है ना, और ऐसे पिन निकालेगा और फट जाएगा, तो आसपास का पूरा एरिया क्या हो जाएगा, खत्म। तो कुल मिलाकर के अगर अपन ये बात करें तो काम कैसे करेगा, देखो, हाँ, सुसाइडल बैग। तो आपने ये सुन भी रखा होगा, छोटी क्लास में पढ़ाते भी है, ठीक है ना, कि सुसाइडल बैग की तरह काम करता है। अरे क्या हो गया, जैसे मान लो कि ये सेल है, इस सेल के अंदर ये हमारे पास में क्या है, ये लाइसोसोम है, इसके अंदर बढ़िया एंजाइम ही एंजाइम बड़े पड़े। अब इसको ये सिग्नल मिला कि ये सेल जो है ढंग से काम नहीं कर रही है, ठीक है ना, ये आसपास में खतरनाक चीज चल रही है, ठीक है ना। तो कुल मिला करके इसके आसपास में क्या चल रहा है कि भाई ऐसे बिल्कुल ऐसे खतरनाक वाली चीजें चल रही है। तो यहाँ पे इस सेल को मैसेज मिला कि भाई यार, या फिर इस लाइसोसोम को मैसेज मिला कि इस सेल की अब हमारे को जरूरत नहीं है। तो क्या होता है कि कुछ केमिकल्स होते हैं, केमिकल का मतलब ये होता है कि सबसे पहले इन एंजाइम को बाहर निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इसकी मेम्ब्रेन को तोड़ना पड़ेगा। अब मेम्ब्रेन खुद से तो टूटेगी नहीं, ऐसे गए एकदम ऐसे टक टक ऐसे मार मरा करके, ऐसे तो अंडा तो है नहीं फोड़ा और निकल गई, ठीक है। तो कुल मिलाकर के एक केमिकल होता है जिसको अपन बोलते हैं लेबेलाइजर। लेबेलाइजर क्या करते हैं कि इसकी मेम्ब्रेन को क्या कर देते हैं, रप्चर कर देते हैं। जैसे ही रप्चर कर, तो रप्चर करने से हुआ क्या, ठीक है ना, रप्चर करने से क्या हुआ, ये जैसे मान लो ये तो पूरी मेम्ब्रेन ही अटकी, कोई नहीं। तो ये किस तरीके से काम करा, जैसे मान लो कि ये लाइसोसोम था और ये अंदर के जो एंजाइम हो गए, ये अंदर के एंजाइम क्या करेंगे, बाहर की तरफ मूव करेंगे, ठीक है।
बाहर की तरफ मूव करेंगे। जैसे ही बाहर की तरफ ये मूव करेंगे तो यहां पे इनको क्या मिलेगा, इनके अंदर अपन ये बात करेंगे हाइड्रोजन आयन इनको बहुत ज्यादा मिलेंगे और ये क्या हो जाएंगे, एक्टिव। जैसे ही एक्टिव हो गए, हर वो चीज जो इसको आसपास में दिखेंगे सबको क्या कर देंगे, तबाह। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के अपन यहाँ पे अपन बात करते हैं, जो सेल क्या होती है, सेल के अंदर लाइसोसोम क्या करता है कि जब सेल क्या होती है एक तरीके से ढंग से काम नहीं कर रही, तो उस समय पे क्या किया जाता है, इस सेल को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया जाता है। और इसका काम कौन करता है, ये अपने पास में, ये अपने लाइसोसोम। तो इसलिए हम लाइसोसोम को अपन एक और बात बोलते हैं, लाइसोसोम को हम बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ सेल। अब ये देखो आपकी एनसीईआरटी में तो लिखा नहीं है, लेकिन आपने छोटी क्लास के अंदर जरूर पढ़ा है कि भाई लाइसोसोम को अपन क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग। पढ़ा है, ठीक है पढ़ा तो ऐसे ही, लेकिन अपनी एनसीईआरटी में नहीं लिखा, लेकिन कभी कभार सवाल पूछ लेता है। तो ऑटोलाइसिस का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जब पूरी की पूरी सेल को डाइजेस्ट करना हो, होल सेल डाइजेशन की अपन बात करते हैं, होल सेल डाइजेशन। जब पूरी की पूरी सेल को डाइजेशन करना हो उस समय पे क्या कर दो, ऐसे तुल्ली लगा दो इसको। ठीक है ना, तुल्ली लगाने का मतलब समझ, ऐसे मान लो ये अपनी घर की बुआ की तरह काम करी, पट गई। ठीक है ना, तो कुल मिला के घर जल गया। ठीक है ना। तो अपन ये बात कर रहे हैं कि लाइसोसोम जो है इसको क्या कर दो, ऐसे एकदम ऐसे बारूद का बम बना दो। ठीक है ना, ये क्या करेगा, इस सेल को नष्ट कर देगा। अब सेल काम नहीं कर रही तो करना तो पड़ेगा इसे। ठीक है ना, कि अपने हिसाब से काम नहीं चल रहा है यहाँ पे, तो इसको उड़ा दो। तो कुल मिलाकर के ऑटोलाइसिस भी होता है। ठीक है, चले भाई आगे। चल, अब इसके अंदर एक और चीज आती है कि जैसे अपन ये बात करते हैं कि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, ऑटोलाइसिस और कौन कौन सी कंडीशन में किया जाता है। ठीक है, तो ऑटोलाइसिस की अगर अपन बात करें, अगर अपन ये बात करें, ऑटोलाइसिस इज डन इन 3 कंडीशन, 3 कंडीशन है इसकी। ठीक है, चलो अब तीनों कंडीशन की अपन बात करते हैं। अब पहली कंडीशन ये है, ठीक है, पहली कंडीशन तब बनती है कि जब अपन ये बात कर रहे हैं कि जो पुरानी वाली सेल है उसको हटाना है, तो ऑटोलाइसिस तभी करेंगे। ऑटोलाइसिस मतलब खुद की सेल का डाइजेशन कब होगा, ऐसा तो है नहीं कि चक्कू मार लिया, आत्महत्या तो ऐसे आसान थोड़ी ना होता है। ठीक है ना, तो वो अगर अपन ये बात करें कि खुद की सेल को रिमूवल करना हो तब तो अपन करते हैं। तो जब क्या होता है कि ओल्ड सेल रिमूवल, जब पुरानी सेल को हटाना हो तो उसके अपन क्या करते हैं, ऑटोलाइसिस करते हैं। दूसरा दूसरा इसके अंदर पॉइंट आता है, तीसरा आ गया, ठीक, दूसरा इसमें पॉइंट आता है ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस सुना है कहीं नाम, नाम सुना, ठीक है ना। मेटामॉर्फोसिस देखो क्या होता है, एक फ्रॉग है, फ्रॉग के लार्वा जो होता है उस लार्वा का नाम होता है टेडपोल। ठीक है भाई, ये टेडपोल है। इस टेडपोल के पास में क्या होती है, टेल प्रेजेंट होती है। ठीक है, टेल है। अब इस लार्वा का अगर अपन ये बात करें कि इसका अपन को एडल्ट के अंदर डेवलपमेंट कराना, ठीक है, लार्वा का एडल्ट में कन्वर्जन को अपन क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। और जो एडल्ट जो होता है उसके पास में टेल एब्सेंट होती है। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के जब ये भाई साहब इधर से इधर गए तो इन्होंने कुछ चीजें क्या कर दी, त्याग कर दी। ठीक है, अब ये हुआ तो हुआ कैसे, ठीक है, जैसे मान लो कि अगर अपन ये बात करते हैं कि अपन एक छोटा सा फ्रॉग बनाते हैं। ठीक है, ये एक फ्रॉग है, ये फ्रॉग का पूंछ है ये। ठीक है भाई, मान लो ये फ्रॉग का मुंह टेडपोल है और ये इसकी पूंछ है। अब इस पूंछ के अंदर क्या प्रेजेंट होगी, ऐसे बहुत सारी सेल्स होगी, ये इसकी सेल्स है। ठीक है, अब इन सेल को सिग्नल दिया जाएगा उड़ा दो। ठीक है, ये सारे के सारे एंजाइम एकदम सेनापति की तरह तैयार, सर्जिकल स्ट्राइक होगा यहाँ पे। ठीक है, और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे ही होगा तो इतने इतने पार्ट को क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे इतने इतने पार्ट के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा। ठीक है, सेल के बाहर जितना भी पार्ट, सॉरी एक्स्ट्रा सेलुलर क्या, ऑटोलाइसिस होगा। मान लो कि इसने ऑटोलाइसिस करा तो ये वाली सेल गई, फिर ऑटोलाइसिस करा तो ये वाली सेल गई। हर सेल क्या हो जाती है, अपने अपने एरिया को क्या कर देती है, ऐसे
बम से उड़ा देती है। तो कुल मिलाकर के लास्ट में बचता क्या है, ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ऑटोलाइसिस के थ्रू क्या हो जाता है, गायब। तो यहां पे क्या हुआ, अगर अपन ये बात करते हैं इसकी पूंछ वाले पार्ट के अंदर ऑटोलाइसिस होगा। अब ऑटोलाइसिस होने के बाद में ऐसे मान लो कि ये फ्रॉग को पता ही नहीं चला, ये उठ करके ऐसे हुआ कि एडल्ट बन गया कईला, ठीक है ना। तो मान लो कि ये फ्रॉग बन गया, ठीक है, कि अभी तो मैं पानी पे था, ठीक है ना, कैसे कीचड़ के अंदर आ गया। तो कुल मिलाकर के ये क्या होता है कि मेटामॉर्फोसिस के दौरान इसकी ये जो टेल होती है, ठीक है ना, इस टेल के अंदर जो सेल्स होती है वो क्या करती है, ऑटोलाइसिस कर लेती है, तब ये होती है। तीसरा और इसका आखिरी जो अपन ये बात करते हैं कंडीशन जो है, जब अपन ये बात करते हैं कि जो, अच्छा ये तुमने सुना है कि हमारे पास में भी पूंछ होती है, हमारे पास में भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान हमारे पास में जो करेक्टर्स होते हैं, यानी अगर अपन ये बात करें हमारे एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर एंसेस्ट्रल करेक्टर जो होते हैं दिखाई देते हैं। तो कभी कभार क्या होता है किसी किसी के अंदर पूंछ आ भी गई, या फिर किसी किसी मतलब एक पॉसिबल सिनेरियो अपन बात करते हैं। तो जब क्या होता है कि एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर जब अनवांटेड पार्ट को या फिर अनवांटेड ऑर्गन को रिमूव करना होता है, तो उस समय पे भी क्या होता है कि अपने पास में ये ऑटोलाइसिस काम में आता है। तो तीसरा जो होता है कि अपन ये बोलते हैं कि जो अपन ये बात करते हैं, जैसे एक एग्जांपल के बात कर लेते हैं, अर्ली एम्ब्रियोनिक या फिर एक्स्ट्रा ऑर्गन या फिर ऑर्गन रिमूवल ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, स्टेज, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि हम टेल की बात कर लेते हैं, तो टेल को भी तो हटाने का काम कौन करेगा, अपने पास में ये करेगा। तो कुल मिलाकर के आप ये ऑर्गन जो बात कर रहे हैं यहां पे, ये ऑर्गन हमारे को नहीं चाहिए, ठीक है, अनवांटेड ऑर्गन। जैसे मान लो कि एक एग्जांपल की अपन बात करते हैं, अपेंडिक्स का नाम सुना है, अपेंडिक्स का नाम सुना है, ईयर पिन्ना का नाम सुना है। तो कहा जाता है कि अपेंडिक्स अपने बॉडी के अंदर वेस्टिजियल ऑर्गन है, हटा दो तो क्या फर्क पड़ेगा। अब मान लो कि अपनी बॉडी के अंदर कुछ ऐसा मैकेनिज्म चेंज हो, कुछ ना कुछ चेंज हो, और ये अपेंडिक्स बने, और यहां पे क्या हो जाए कि जैसे ही बने ये अनवांटेड अपनी बॉडी के अंदर अगर सिग्नलिंग हो इस तरीके की, और इसको अपेंडिक्स को ऑटोलाइसिस के थ्रू हटा सकते हैं। आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये ऑटोलाइसिस के थ्रू रिमूव हो जाए। तो कोई भी ऑर्गन जो वेस्टिजियल ऑर्गन है उसको रिमूव करने का एक ही तरीका है, बनता तो होगा ही सही एम्ब्रियोनिक लाइफ में, लेकिन उसको रिमूव करने का एक तरीका अपन ये बोल सकते हैं कि भाई ऑटोलाइसिस करवा दो एम्ब्रियोनिक लाइफ में, ताकि वो अगले समय के अंदर अपने पास में होगा। अभी अपने ईयर पिनना है, तो कहीं ना कहीं ईयर पिनने का भी अपने काम आता है। मान लो कि तुम्हारे को किसी की बातें सुननी है, ठीक है ना, मान लो धीरे धीरे बोल रहा है, तो अपन ऐसे कान आगे करते हैं कि क्या बोल रहे हैं, बोल रहे, कभी ऐसा थोड़ी देखते हैं आंखों से बोलते हैं, आंखों से बोल के दिखा, ठीक है ना। तो अपन तो कानों से ऐसे करते हैं ना, अपन ऐसे कोई धीरे आवाज में बात कर रहा होता है तो अपन कान के आगे हाथ लगाते हैं। तो वो अपने पास में जो फ्रीक्वेंसी जो होती है साउंड वेव को कलेक्ट करने की, जो फ्रीक्वेंसी या फिर साउंड वेव को कलेक्ट करने के लिए हमारा ईयर पिन ना कहीं अभी भी काम आता है। जैसे आपने छोटे जानवरों में देखा होगा, खरगोश में देखा होगा, या कुत्ते के अंदर देखा होगा, डॉग के अंदर, वो अपने कान को ऐसे रोटेट करते रहते हैं, देखा है ना, ऐसे नहीं करते भाई, ठीक है ना, हाँ, तो रोटेट करते रहते हैं। जैसे मान लो कि वो गाय है, गाय भी अपने कानों को यूज करती है, ठीक है ना, कि वो जो मच्छर वगैरह भगाने के लिए, मधुमक्खी वगैरह, मतलब मक्खी वगैरह भगाने। रैबिट को जब आपने देखा होगा, रैबिट क्या करता है, गर्दन एक जगह रखता है, ठीक है ना, और अपने कानों को, दोनों कानों को इंडिविजुअली रोटेट कर सकता है। ये बेसिकली फीचर्स होता है प्रेडेटर से बचने के लिए, भागने के लिए। अब अपन क्या करते हैं, अपन को किसी को देखना है ना, तो अपन कानों से नहीं देख सकते, या फिर अपन ये बात करते हैं महसूस नहीं कर सकते, तो हमारे को अपनी मुंडी घुमानी पड़ेगी, ठीक है। यानी पीछे कौन आ रहा है, आपको एक थर्ड सेंस जरूर होगा, लेकिन उसके अलावा अगर अपन ये बात करें, इफ आपको अगर सब कंफर्मेटरी है तो आपको पीछे घूम के देखना पड़ेगा, और ऐसा होता भी है। थर्ड सेंस का मतलब होता है रात को मान लो कि आप सो रहे हो, तो एकदम गहरी नींद में आपको उठे, ठीक है ना, मूत्र विसर्जन करने के लिए, ठीक है ना, गए, और आपको ऐसा थर्ड सेंस हो रहा है कि पीछे कोई है, और अपन को जब तक कंफर्म नहीं होता तब तक अपन पीछे घूम नहीं जाते, ये चीज फैक्ट है। तो यानी ह्यूमन के पास में कुछ ना कुछ तो ऐसा है, ऐसी डाउटफुल अपन बोलते हैं इफेक्ट है, कि जो उसको ऐसा महसूस होता है या नहीं है, वो जब भी अपने को कंफर्मेटरी होगा जब तक अपन घूम नहीं जाते। अब मान लो कैसे तुमने देखा होगा, छोरियों को ऐसा बहुत रहता है कि रात को कि भाई यार भूत खा जाएगा, छोरों को कुछ होता ही नहीं, नींद ही नहीं खुलती, ठीक है ना, कुल मिला करके तो ये बात, नींद ही नहीं खुलती। तो उनके अंदर एक वो इफेक्ट होता है कि भाई यार आपने देखोगे यार डर लग जाएगा, थॉटफुल प्रोसेस होता है, जैसे ही वो पीछे घूमे, कुछ नहीं है, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, वापस हो जाते हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं,
तो ये चीज होती है। तो ये जो होता है कि अपन कुल मिलाकर के ये बात कर रहे हैं, भटक गए अपन टॉपिक से, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अनवांटेड ऑर्गन को रिमूव करने का तरीका जो होता है ये चीज होता है कि ऑटोलाइसिस कर दो। ठीक है ना। अब इसको आप रियल लाइफ में भी इन्वॉल्व कर सकते हो। मान लो कि किसी जगह पे बहुत ज्यादा ऐसे अपन बोल सकते हैं कि नेगेटिविटी फैल रखी है, कुछ नहीं करो, एक बंदे को पकड़ो, उसको बोलो ऑटोलाइसिस करना है, वो जाकर के ऑटोलाइसिस कर देगा। ठीक है ना, होता ही चीज है, ये सही चीजें होती है। तो ये आपके क्या होता है कि ऑटोलाइसिस के अंदर ये सब चीजें काम है। हालांकि देखो सवाल नहीं पूछा जाता, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये कुछ चीजें बता रहा हूं कि अगर मान लो गलती से आप कोई स्टेटमेंट ऐसा देख लो, एग्जामिनर ने भूल कर करके, मतलब कोई 0.001% अगर चांस बना और भूल कर करके ऐसा पूछ लिया कि भाई यार ऑटोलाइसिस जो होता है, ऑटोलाइसिस तो अपन पढ़ ही सकते हैं और कई जगह पे पूछा जाता है, तो ऑटोलाइसिस जो होता है वो उसमें लाइसोसोम काम में आता है। तो वहां ये मत सोचना कि यार ये तो कुछ अपन ने पढ़ा ही नहीं, तो वहां लॉजिकली अगर याद भी ना रहे तो आप इसको लॉजिकली सोच भी सकते हो। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये जो चीजें होती है हमारे पास में ये दे। अब एक सवाल और पूछा जाता है याद करने का तरीका कि लाइसोसोम को बनाया किसने। लाइसोसोम को किसने बनाया? गोल्जी बॉडी ने। तो गोल्जी बॉडी अकेले ही बना ली ना, कमठाने का सामान तो लाया ही होगा कहीं नहीं, ईआर से। तो ईआर और गोल्जी बॉडी ने दोनों ने मिलकर के क्या बनाया? ठीक है ना। तो आप ये याद सकते हो, जी बी से याद रखो गोल्जी बॉडी, वो वाली जी भी नहीं है भाई। ठीक है, गोल्जी बॉडी। और दूसरा ईआर से याद रख सकते हो, ठीक है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये तो बेसिक सी चीज है, ईआर और ये। ठीक है। अब जब इसको मिलाएंगे तो मिलाने से क्या बनेगा? लाइजोजोम बनेगा। ठीक है। तो याद रखने की ट्रिक जो है, जी से आप ये ले लो, इसका गोल्जी बॉडी का जी ले लो, ई और आर का ये ले लो और आर। ठीक है ना। तो याद रख सकते हो गर्ल। ठीक है ना, गर्ल। ठीक है ना, बिहारी भाषा में अगर अपन ये बात करें गर्ल, ठीक है ना, तो या फिर दूसरी लैंग्वेज में गर्ल ठीक है ना, अपन बात कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के गर्ल से याद रख सकते हो, जी से गोल्जी बॉडी, ई आर से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एल से लाइसोसोम। ठीक है ना, बनाया किसने? गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने मिलकर के लाइसोसोम का फॉर्मेशन कर दिया। तो ये जो होता है हमारे पास में लाइसोसोम होता है। इसमें से कोई दिक्कत है तो बताओ, फिर अपन आगे बात करते हैं। देख लो इसको, ये अपन ने कुछ इसके अंदर बात करी है। चलो बाकी अपन कर लेंगे कल।